नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत है आप सभी का। इस सप्ताह भी हम आपके लिए बहुत ही रोचक विषय लेकर आपके बीच में हाजिर हुए हैं। हमारा आज का विषय है प्रदेश में मधुमक्खी पालन का व्यवसाय, और इस विषय पर विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित है डॉक्टर DP भंगालिया जी, जो कि बागवानी निदेशक हैं नवबहार शिमला से। तो इनसे मिलकर हम जानेंगे कि हमारे प्रदेश में मधुमक्खी पालन को अगर हमारे किसान और बागवान भाई व्यवसाय के तौर पर लेना चाहते हैं तो वो क्या क्या करें और किस तरह से इनका पालन किया जाए। ये सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में दी जाएगी। अगर आप हमसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे दूरभाष नंबर भी हैं आपके लिए। आप अभी के अभी हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे दूरभाष नंबर है 28000177 और हमारा दूसरा नंबर है 28000178। कोड अवश्य लगाएं 0177। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। और जैसे कि हम अपने दर्शकों को बता ही चुके हैं कि हमारा आज का जो विषय है बहुत ही मीठा सा है। जी। क्योंकि बात शहद की होगी, मधुमक्खियों की होगी। और जैसे कि हम जानते हैं कि मधुमक्खियां जो हैं हमें उत्तम गुणवत्ता का शहद तो प्रदान करती ही है, साथ ही साथ ये पॉलिनेशन में भी बहुत ज़्यादा कारगर होती हैं। और काफ़ी प्राचीन समय से जो है ये व्यवसाय हमारे प्रदेश में चलता आया है। इसका इतिहास कितना पुराना है, कैसा है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। तो कृष्णा जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि जब से मानव इस धरती में आया हुआ है, तब से लेकर ही मधुमक्खियों के साथ उसका एक संबंध रहा है। जितने भी हमारे प्राणी हैं इसमें पृथ्वी में, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा क्लोजनेस जिसमें अगर आई है तो मधुमक्खियों का ही है। क्योंकि पहले इंसान जो है जंगलों में अपना घूमता था, जब तक उसका अपना कोई रहने का अच्छा नहीं था, तो जंगलों में घूमते तो मधुमक्खियाँ भी जंगलों में उनके साथ उनका परिचय हुआ। और कभी जंगलों में उसने देखा होगा कि ऊपर से मधुमक्खियों का छत्ता जो है वो लाट इतना शहद हो रहा था कि लाट उसे टपक रहा है। तो कुदरती जब उसने चखा होगा तो उसमें एक बड़ा अच्छा मीठा लगा, तो मीठे से होने से नेचुरली ही आपस में एक संयोग बना। और तब से लेकर के जो इसका इतिहास जो है 5000 साल से भी पुराना है हमारा। और इसमें जो है पहले तो उसने जब उसको लगा कि इसको बहुत ही मीठा है, ये तो हमारे काम की चीज़ है, तो उसने जो है इनके कई बार टहनियों से जो उसमें पेड़ों में होती थी, खोखलों में होती थी, उससे माध्यम से उसने उनसे जो है शहद इकट्ठा करना आरंभ किया। तो धीरे धीरे जो है ये हमारा व्यवसाय जो है, अगर हम इसको आधुनिक रूप में अगर हम बात करें तो ये कम से कम हमारे जो पिछले कोई 150 साल से जो है इसमें जो है काफ़ी काम हुआ है। हमारे पूरे संसार में काम हुआ है। हमारे भारतवर्ष की जहाँ तक बात है, हमारा जो है ये 1800 के आसपास जो है हमारा इसमें काफ़ी काम हुआ है। शुरू में जो है हमारे साउथ में काम हुआ, फिर उसके बाद जो है हमारे इसमें जो है हमारे कृषि ग्रामोद्योग जो है भारत सरकार का, उसने खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से इसमें प्रचार किया। हमारा पूना में एक नेशनल इंस्टीट्यूट बना, उसमें भी मधुमक्खी के ऊपर काफ़ी काम हुआ। उससे जो नेशनल इंस्टीट्यूट था उससे पूरे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में जो है इसके केंद्र खोले गए। और जो है 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके पूना में जो है नेशनल बी कीपिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, और आज पूरे हमारे यूनिवर्सिटीज़ में इसके पूरे केंद्र हैं। और हमारे जहाँ तक हमें प्रदेश की बात करें, हमारे यहाँ जो है पूरी दोनों यूनिवर्सिटी जो है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है इसमें काम कर रही है। और आज के अगर हम इसमें प्रदेश की बात करें तो हमारे जो है कम से कम 7500 से ऊपर जो है हमारे जो है छोटे मोटे जो हैं मोन पार्क जो है इसमें मधुमक्खी का व्यवसाय। बहुत अच्छा आपने हमें बताया इसके इतिहास के बारे में। अब बात करते हैं कि मधुमक्खी पालन के लिए कौन कौन सी प्रजातियां मधुमक्खियों की है जो पाली जाए और जो फायदा हो किसानों को। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसमें वैसे देखा जाए तो हमारी जो है मधुमक्खियाँ जो है हमारी 5 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। एपिस डोर्साटा एक जंगली भंडोर हम जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ देसी भाषा में, तो इसको सारंग मक्खी भी कई बोलते हैं इसको। तो इसमें जो है हमारे आपने देखा होगा बड़े बड़े निचले इलाकों में जाओ, ज़्यादातर ये गर्म इलाकों में होता है, तो पेड़ों में बड़े बड़े ऊंचे पेड़ों में रहता है। और बड़े बड़े जो पुराने
मकान है या बड़े बड़े पुल हैं उनके नीचे, तो ये जंगली रूप में रहता है। इसको बहुत ज़्यादा इसका शहद होता है, पर इसको जो है ये ओपन में ही रहती है ये मक्खी, तो इसको हम जो है पालतू नहीं बना सकते हैं इसको, क्योंकि ये ओपन में रहती है, उसके भागने की प्रकृति होती है और जंगली है, बड़ी खूंखार होती है। अगर कोई इसको कहीं अगर एक बार कहीं इंसान काटे तो कई बार इंसान की जो है जान भी जा सकती है। तो क्योंकि ये पालतू मक्खी नहीं इसको बनाया जा सकता। इस तरह एक एपिस फ्लोरिया है, वो एक छोटी सी मक्खी होती है, वो भी उसका शहद भी बहुत 1-1.5 किलो होता है, तो उसको हम व्यवसाय के रूप में नहीं मान सकते हैं। इसी तरह हमारा जो है एक एपिस मेलिपोना एक मक्खी है, वो भी ज़मीन के नीचे रहती है, उसको पालतू नहीं बनाया जा सकता। उसका कोई 500 ग्राम भी शहद नहीं होता है, पर उसका मेडिसिनल शहद जरूर होता है। जहाँ तक पालतू की हम मधुमक्खियों की बात करें तो एक तो हमारी देसी मधुमक्खी जिसको एपिस इंडिका हम बोलते हैं, हमारे घरों में आपने आम देखा होगा, घरों में लोगों ने उसमें खोल बनाए होते हैं, दीवारों में खोल बनाए होते हैं, उसमें होता है, कई बार पेड़ों में भी रहती है ये। एक ये मक्खी है हमारी देसी मक्खी, हम इसको बोलते हैं एपिस इंडिका, और एक दूसरी है इटालियन बीज है, वो है एपिस मेलिफेरा। ये दोनों जो हैं अंधेरे में रहती हैं, अंधेरे में रहती है, इसका मतलब हम इसको बक्से में आराम से पाल सकते हैं। तो ये मधुमक्खी हमारा जो है, दोनों मधुमक्खियाँ जो हैं बहुत ही अच्छी यहाँ पे कामयाब हो रही हैं। जहाँ तक हमारी इसकी बात करें, जो हमारा एपिस इंडिका जो देसी मक्खी है, ये पहले लोग जो है इसको जो है घरों में ही पालते थे। उससे जो है मतलब इतना लोगों को फ़ायदा नहीं होता है। इससे अब लोग जो हैं इसको बक्सों में पालने रखने। पहले की बात अलग थी, जैसे आपने बताया कि प्राकृतिक तौर पे ये पेड़ों पे अपना घर बनाएगी, छाता बनाएगी, या फिर किसी पुल के नीचे या खंडहर जैसे जो मकान है। लेकिन अब जबकि इसको एक व्यवसाय के तौर पे लिया जा रहा है, तो इसके लिए हमने अक्सर देखा है कि बॉक्सेस लगाए होते हैं लकड़ी के। तो वो पूरी प्रक्रिया क्या है और किस तरह से इसमें ये सुरक्षित रहती है? हाँ जी, तो मैं आपसे भी बात कर रहा था कि दो तरह की पालतू मक्खियाँ हैं, एक एपिस इंडिका, एक एपिस मेलिफेरा। और आपको बड़ी हैरानी की बात होगी, जो एपिस मेलिफेरा है ये हमारी देसी मक्खी, हमारी जो है विदेश से आई हुई मक्खी है। जहाँ से ये जो है इटली, हमारा जो इटली जो देश है, उससे जो आई सबसे पहले हिंदुस्तान में, हमारे देश में। और इसमें भी हमारे बड़ी आपको हैरानी की बात होगी कि सबसे पहले ये जो मक्खी है एपिस मेलिफेरा, जिसको बोलते हैं, सुनहरी जैसे रंग की होती है। जो हमारी देसी मक्खी होती है वो थोड़ी काली जैसी होती है। तो ये सुनहरी मक्खी जो है ये सबसे पहले इटली से लाई गई, हमारे इंडिया में जो लाई गई, तो ये भी सबसे पहले हिमाचल में, और हिमाचल में भी कांगड़ा जिले में 1964 में लाई गई जी। तो 1964 में लाने से इस मक्खी ने इतना ज़्यादा, मतलब क्योंकि बिल्कुल पालतू मक्खी है, डंक भी बहुत कम मारती है ये, और बड़ा अच्छा इसका शहद भी देसी मक्खी से ज़्यादा इसमें होता है। आज आप देखें पंजाब और हरियाणा में देखें, वहाँ एक क्रांति आ गई है शायद भी। क्यों? क्योंकि ये जो एपिस मेलिफेरा जो है ये गर्म इलाके में, हाँ, और गर्म इलाके ज़्यादा में ये पसंद करती है, इसलिए पंजाब हरियाणा में जो है क्रांति आ गई है शायद में, जबकि वहाँ पहले नाम मात्र का होता था। और इसमें बिल्कुल बक्सों में पाला जाता है, बड़ी आराम से पाली जा सकती है ये। और हमारे इस वक्त जो है हमारे जितने प्रदेश के मौन पालक हैं वो सारे के सारे जो हैं इस मधुमक्खी पालन पर ही उतर रहे हैं, एपिस मेलिफेरा पर। क्योंकि जो देसी मक्खी है वो थोड़ा काटती है, लोग थोड़ा डरते हैं, पर फिर भी लोग इसको भी पालते हैं। अपनी अपनी इनकी दोनों की खासियत है। हमारे जहाँ तक देसी मक्खी देखें, वो हमारे जो ऊंचे क्षेत्र हैं, ठंड वाले क्षेत्र हैं, वहाँ भी कामयाब है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ठंडा मौसम भी होगा और इन्हें आदत हो गई है इस जलवायु। बिल्कुल, क्योंकि अपना थोड़ा सा ठंडा इसका मौसम भी होगा, तो वहाँ से एक बाहर ये ठंडे में निकल जाती है और काफ़ी दिन भर काम करती रहती है। सुबह भी जल्दी निकल जाएगी और शाम तक, जब तक अंधेरा नहीं होगा तब तक ये काम करती रहती है। जहाँ तक आप दूसरी मक्खी एपिस मेलिफेरा की बात करें, तो ये जो है हमारा जो है, इसमें जो है ये थोड़ा गर्म इलाके में है, थोड़ा ठंड होगी जिस तरह ऊपरी क्षेत्रों में, तो ये थोड़ा सा मतलब इसका पीरियड इसका शाम को भी थोड़ा जल्दी आ जाती है। पर इसका शहद जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इसमें हमारा कई इलाके ऐसे हैं हमारे हिमाचल में भी, लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़ करके, किन्नौर के भी ऊपरी इलाकों को छोड़ कर, वहाँ अच्छी कामयाब है ये, और ये बड़ा अच्छा लोग इसमें व्यवसाय से इसका पैसा कमा रहे हैं। और शहद के अलावा अगर हम बात करें, जैसे मधुमक्खियों के विषय में कहा जाता है कि ये पॉलिनेशन में भी बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रही हैं, तो
ये दोनों मक्खियाँ क्या उतना ही काम करती हैं पॉलिनेशन में, या इसमें भी कम ज़्यादा रहता है? बिल्कुल, पॉलिनेशन में भी दोनों एक जैसी काम करती हैं। दोनों का अपना अपना है। मान लो कि ठंडे क्षेत्र हैं हमारे, तो वहाँ पर हमारी एपिस जो इंडिका है, देसी मक्खी है, ये भी बहुत अच्छा हमारा, क्योंकि जल्दी निकल जाती है छत्ते से और देर शाम तक रहती है, तो वहाँ भी अपना है। गर्म इलाकों में, थोड़ा गर्म इलाकों में हमारा एपिस मेलिफेरा है, उसमें बहुत अच्छा काम करे। जितने हमारे सेब उत्पादक हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा क्योंकि थोड़ा ये लोग एपिस मेलिफेरा जो विदेशी मक्खी है उसको ज़्यादा लोग पाल रहे हैं, क्योंकि डंक कम मारती है और ये हमेशा जो है इसके भागने की आदत भी बहुत कम है। जो देसी मक्खी है वो कभी थोड़ा सा फूल कहीं नहीं है या कहीं थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है तो एकदम भाग भी जाती है। तो आदमी तो नेचुरली उसी को पसंद करेगा, मोन पालक उसी को पसंद करेगा जहाँ की उसको कोई ज़्यादा उसको भागने की प्रकृति ना हो और आराम से उसको हैंडल भी कर सके। तो ऐसे जो है इसको मेलिफेरा को अपना रहे हैं। और सेब उत्पादक की जहाँ तक मैं बात करता हूँ कि जितने भी हमारे सेब जो हमारे मधुमक्खी पालक हैं वो अपनी शहद तो में पैसा तो कमा ही रहे हैं, उसके अलावा जो है वो जो है शहद पर भी अपना जो पॉलिनेशन पर भी मधुमक्खियाँ अपनी देते हैं और उसमें किराए में भी वो पैसा ले लेते हैं। 20-25 दिन के लिए वो जब हमारा फूल खिलने का टाइम होता है ना जी, उस वक्त जो है बिल्कुल वो 400 रुपये के करीब जो हमारा जो गवर्नमेंट का रेट है वो 400 रुपये है ना जी। पर जिन लोगों को ज़्यादा आवश्यकता होती है और खुशी से, क्योंकि सेटिंग में बहुत अच्छा प्रभाव है हमारा। देखते 30% अगर मान लो हमारे जो हैं फल फसलें ऐसी हैं जिनको कि क्रॉस पोलिनेशन की हमें आवश्यकता होती है जी। तो और जो हमारे के जो उसमें पोलिनेशन इंसेक्ट्स की जरूरत है उसमें भी 80% जो हैं वो हमारे जो हैं मधुमक्खियाँ ही पोलिनेशन पे रोल अदा करती हैं। और क्योंकि इसमें बाल होते हैं और इसमें मधुमक्खी पालन इसलिए भी इसमें दूसरे कीड़ों से ज़्यादा रोल इसलिए क्योंकि मधुमक्खी पालक जो है एक बक्से को दूसरी जगह बगीचे में ले जा सकता है, तीसरी जगह में ले जा सकता है, आराम से उसके हैंडल कर सकता है जी। अब हम बात करते हैं जो इसमें मेन चीज़ आपने बताई कि अगर कोई व्यवसाय के तौर पर इसे अपनाना चाहे तो वो बॉक्सेस कैसे तैयार करे, कहाँ से उसे मिलेंगे, क्या विभाग द्वारा कोई मदद दी जाती है, और प्रशिक्षण कि उन्हें कैसे उसमें रखा जाए जी, और कैसे उनकी देखभाल की जाए, उनका खान पान कैसा रहता है। तो कृष्णा जी इसमें जो है हमारा जहाँ तक किसी भी मधुमक्खी पालक या किसी भी किसान ने मधुमक्खी पालन का व्यवसाय करना हो, व्यवसाय तो कोई भी कर सकता है, चाहे शौकिया तौर पर अगर आपके पास भी मान लो ज़मीन भी नहीं है तो आप एक कहीं अपने शौकिया तौर पर एक बरामदे में भी रख सकते हैं जी। लेकिन बरामदे में रखने में थोड़ा बहुत रिस्क भी हो सकता है। अगर आप ऐसी लोकेलिटी में रहते हैं जहाँ पास घर है, वो निकल के कहीं चली जाती है जी, तो शायद थोड़ा दिक्कत होगी। हाँ, तो अगर आपने, मैं तो एक आध बक्से की बात कर रहा हूँ, एक आध बक्सा अगर आपने पालना तो शौकिया तौर पर आप वहाँ भी रख सकते हैं स्वरोजगार के लिए अपने। तो अब अगर बिल्कुल ही इसमें व्यवसाय के तौर पर ही अगर इसमें अपनाना है तो इसके लिए जो है कम से कम 100-150 जिसने कॉलोनीज हैं तो ऐसी जगह रखना है जहाँ की उसमें फूल भी काफ़ी हों, जिस जगह में फूल काफ़ी हो, आहार उपलब्ध होता है। हाँ, और कई बार इसमें लोग माइग्रेशन करते हैं ना, जहाँ कई बार फूल एक जगह खत्म हो गए तो दूसरी जगह माइग्रेशन करनी पड़ती है। हमारे प्रदेश में ये स्थिति ज़्यादा है क्योंकि विंटर्स आने वाली हैं। हाँ, तो बर्फ की वजह से शायद नीचे हम माइग्रेट करते हैं। और दूसरा जहाँ रखनी है एक तो वहाँ फूल एरिया होने चाहिए, दूसरे ऐसा भी बस्ती में न रखें जहाँ की लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, और एक सड़क के साथ होना चाहिए ताकि कल को कोई माइग्रेशन करनी है, कुछ करनी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसी जगह में, और जहाँ धूप वगैरह हवा वगैरह ठीक आती हो, ज़्यादा बारिश ना होती हो, क्योंकि कई बार बारिश से भी जो है कई तरह की बीमारियाँ जो है लग जाती हैं। तो ऐसी बातों का ध्यान रखना जो है बड़ा आवश्यक है। तो इसमें जो है हमारे जो आजकल के जो हमारे जो विंटर सीजन में जो है हमारे, जिस तरह आपने कहा विंटर सीजन अब स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हमारे जो है यहाँ पे आहार की कमी होती होगी। बिल्कुल, तो क्योंकि सर्दियों में जो है 3-4 महीने हमारे यहाँ काफ़ी ठंड पड़ जाती है हमारे क्षेत्रों में, तो इसलिए जो है पंजाब हरियाणा में जो है लोग जो है अपने माइग्रेट कर जाते हैं। तो उसमें जो है वहाँ पर अगर आप नीचे प्लेन्स में देखें तो आजकल के सर्दी के मौसम में जो है
माइल्स टुगेदर अगर आपको जो है सरसों ही नज़र आएगी, बरसीम नज़र आएगी, और भी कई ऐसी प्रकृति में ऐसी ये हैं, सफ़ेदा है नीचे, है ना, सनफ्लावर, गर्मियों में सनफ्लावर आ जाता है, तो वहाँ पर लोग माइग्रेट करते रहते हैं और ये काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं। जहाँ तक अगर इसकी बक्सों की उपलब्धता की बात है तो हमारे डिपार्टमेंट में, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, एक बाग जिस भी किसान ने इसमें अगर कोई सुविधा लेनी हो तो उसके लिए जो है हम जो है इसमें जो है 40% जो है एक सब्सिडी जो है डिपार्टमेंट देता है। 50 बक्से अगर किसी ने रखने हैं तो 800 रुपये प्रति बक्से के, 800 रुपये बी कॉलोनी पर देगा और 800 रुपये ही छत्ता, खाली छत्ते पर, खाली बक्से पर देगा। मतलब मधुमक्खी के साथ अगर बक्सा लेना है तो 1600 रुपया जो है एक बागवानों को सब्सिडी ली है। मतलब 2000 का अगर 4000 का अगर ये अगर बक्सा 2000 का आता है तो उसमें 40% 80 हम सब्सिडी देते हैं जी। तो उसमें 800 रुपये का मतलब 2000 का अगर बक्सा है तो उसमें जो है 40% हम सब्सिडी दे देते हैं। 800 रुपया जो है मधुमक्खी पर और 800 रुपये ही छत्ते पर, 1600 रुपये दोनों में मिल जाता है। और 50 बक्से तक किसी भी किसान ने अगर ये कोई भी अगर इसको स्वरोजगार के तौर पर अपनाना चाहे या व्यवसाय के तौर पर अपनाना चाहे तो इसमें जो है 50 बक्सों तक डिपार्टमेंट जो है इसमें सब्सिडी दे रहा है। और साथ में मतलब 8000 रुपये अगर उसने छोटे मोटे यंत्र कोई लेने हैं, है ना जी, जिस तरह कोई जाली लेनी है, कोई उसको मधुमक्खी शहद को जब उसमें निकालना होता है तो ग्लव्स हैं, दूसरे हैं, जाली हैं, है ना जी, और छत्ते हैं, तो इस पे सारे हनी एक्सट्रैक्टर है, इस पर हमें सब्सिडी डिपार्टमेंट जो है वो देता है। उसमें 8000 रुपये तक जो है सब्सिडी जो है बागवान कोई भी किसान जो है प्राप्त कर सकता है। और डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इन दिनों हमारे जो भी बागवान या कृषक है वो अपनी फसलों को बचाने के लिए तरह तरह के कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो ये एक छोटा सा एक प्राणी है, इसके ऊपर किस तरह से असर करती हैं ये चीज़ें? हाँ, ये आपने बहुत ही सामयिक बात पूछी है और इसमें खास करके हमारे इतनी जगह स्प्रे तो नहीं होता निचले क्षेत्रों में, पर जहाँ भी हमारा सेब, खास करके मैं सेब की बात करना चाहूँ, जहाँ भी सेब में जो है बहुत ज़्यादा स्प्रेज होती है हमारी, है ना जी, क्योंकि एक हमारी कमर्शियल स्टेट की क्रॉप है, तो उसमें जो है 7-8 स्प्रेज बागवान तकरीबन करते हैं। तो उस दौरान इनको बिल्कुल, तो उसमें उस वक्त मैंने जैसे आपको पहले बताया कि सेब के उत्पादक जो हैं, बाकी यहाँ पे आम लीची वगैरह के तो मधुमक्खी नहीं लेते हैं पोलिनेशन के वक्त, पर सेब में बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो उस वक्त खास करके उस वक्त पोलिनेशन जब फूल खिलने वाले हों उस वक्त लेते हैं। तो हम तो ये उनको बागवानों को ये रिक्वेस्ट करते हैं डिपार्टमेंट कि उनको जो है स्प्रे जो है बहुत कम की जाए। उस वक्त कम, जब फूल जब करना है तो जब हरी कली अवस्था है उस वक्त कर लें। जब अभी फूल खिलने वाला है, अगर आपके 5% मान लो फूल खिल गया है, उस वक्त हम कोई भी अगर ऐसा रासायनिक स्प्रे करेंगे तो उससे जो है वो बागवान मरने की संभावना, उस मरने की तो संभावना है ही, वो तो होगी। साथ में उनको भी नुकसान है, किनको, जो बागवान को। क्योंकि पोलिनेशन जब उनके बगीचे में नहीं होगी तो नेचुरली सेटिंग नहीं होगी तो फलन उत्पादन कम होगा। तो उसका वो अपने आप ही आजकल बागवान जो है जागरूक हैं हमारे प्रदेश के, और जागरूक होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मधुमक्खियों को बचाना है तो ये कदम हमें उठाने ही होंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये पोलिनेशन में हमारा बहुत अच्छा एक रोल है। तो ये बागवान अपने आप ही उस वक्त स्प्रे नहीं करते हैं, ये कुछ एक सालों में बड़ा ये इसमें आया। और अगर कोई कर भी रहे हैं तो उसके बाद सेटिंग जब हो जाती है फल की, उसके बाद ही लोग बागवान जो है इसकी स्प्रे कर रहे हैं। और कोई पहले भी करता है, सपोज अगर पिंक बड स्टेज आती है ना, जब पूरी तरह के फूल ना खिले हों, क्योंकि थ्रिप्स वगैरह का एक अटैक हो जाता है जो कि फल सेटिंग को प्रभावित करता है। और वो उसी टाइम पर करता है। पर वो बागवान जो है पिंक बड से भी पहले कर लेते हैं, ताकि वो भी उनकी हल्की दवाइयों का, मैलाथियोन दवाई है जो साइथियोन के नाम से मिलती है, ऐसी हल्की दवाइयाँ हैं जिसका असर जो है 5-6 दिन में ही ख़त्म हो जाते हैं। जब पूरे फूल खिल जाते हैं तब उसमें कोई भी उनका रेजिडुअल इफेक्ट नहीं रहता है और मधुमक्खी हमारी सेफ रहती हैं। तो ये इस पे जो है बहुत अच्छा एक ये है। और इसमें जो हमारे बागवान जो हैं इसमें काफ़ी उत्साहित हैं इसमें कि सर हम इस विषय पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। एक हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो
हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी। चलिए, हेलो। हाँ जी, मैं बोल रहा हेलो। लगता है हमारा इनका भी संपर्क नहीं हो जी, पा कोई रहा बात है। नहीं। तो बात तो कर रहे थे हाँ, मधुमक्खियों की। मधुमक्खियों की एक बड़ी अपने में इंटरेस्टिंग बात है। इसमें देखा जाए तो एक परिवार में इनके जो हैं हेलो हेलो। हाँ जी, कोई हेलो। बीच में कॉल रहा हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए। हाँ जी, नारायण सिंह। कहाँ से बात कर रहे हैं नारायण जी? हाँ जी सर, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी, हाँ, अपना मैं सवाल आप पूछिए। सबसे लगाना चाहता हूँ जी, क्या कितने एरिया में लग जाएंगे, इसको कितनी जगह चाहिए होगी? कौन सी जगह से बात कर रहे हैं? आपका क्षेत्र कौन सा है? ये सरगेन IS कॉलोनी। कहाँ पर? IS सरगेन। मैं इनके प्रश्न अच्छी तरह से सर, नहीं एक पंखा यही राखी। जानना चाहते हैं कि ये कल मधुमक्खी पालना चाहते हैं तो क्या करें? क्या कहते हैं उसके लिए। सबसे पहले तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, नारायण जी हैं तो नारायण जी सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो हमारे जो डिपार्टमेंट्स में जो है एक ट्रेनिंग दी जाती है जी। तो इनमें आप विभागीय हमारे कांगड़ा में भी है हमारा, और एक शिमला में भी है हमारे मौन पालन अधिकारी जो हैं वो बैठते हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। 5-6 दिनों की ट्रेनिंग देते हैं, उसमें आने जाने का खर्चा भी है, रहने का भी जब आप रहेंगे उसमें 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है ना जी। तो उसमें पूरी विस्तृत जानकारी दी जाती है। जब ट्रेनिंग आप कर लेंगे तो उसमें पूरा 5-4 दिन में आपको अनुभव हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले ट्रेनिंग लें और उसके बाद जो है 1-2 बक्से से ही स्टार्ट करें, क्योंकि तो जो 1-2 बक्से से आप स्टार्ट करते हैं तो 1-2 बक्से से ही 3-4-5 बक्से जो हैं हमारे 1 साल में मिल जाते हैं। इसलिए आपको खर्चा भी शुरू में कम होगा और एक अनुभव भी जब आपको पूरा हो जाएगा तो आप जो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो विभाग से आपको जो भी सामग्री है, जैसे मैंने अभी वार्ता में भी बताया है, तो इसमें सामग्री बक्से वगैरह भी जो आपको सब्सिडी पर उपलब्ध हो जाएंगे। वैसे हमारी जो दोनों यूनिवर्सिटीज़ हैं, फार्म यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी इसमें प्रशिक्षण देती है जी। और हमें उम्मीद है कि इन्हें आपने अच्छे से बताई दी। और जैसे हम बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से, लेकिन प्रशिक्षण की बात आपने बहुत अच्छी कही है कि अगर आपको इसके बारे में प्रशिक्षण मिलता है तो आप अच्छे से इनका देखभाल कर सकते हैं। और अब हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, लेकिन ये पूछना चाहेंगे कि जो शहद निकालने की प्रक्रिया है वो इन दिनों काफ़ी आसान हो गई है आधुनिक तरीके से। जैसे पहले हम अक्सर देखा करते थे कि धुआं जलाया करते थे और उसमें कई सारी मधुमक्खियां भी नष्ट हो जाती थी। बिल्कुल, वो जो एक परिवार जो है वो जो एक मधुमक्खी का अगर एक परिवार देखें तो एक परिवार से ही कम से कम 5 परिवार हमारे जो हैं 1 साल में बन जाते हैं। तो अगर हम उसी को जब एक बिल्कुल ही कन्वेंशनल तौर पर इसको करेंगे, बिल्कुल ही पुराने तौर पर करेंगे, जब इसमें जब हम दीवारों में जो मधुमक्खी होती है तो उसमें जब हम शहद निकालते हैं तो उसके साथ जो है ऊपर उसमें अगर फ्रेम देखें उसमें तो ऊपर उसमें फ्रेम में जो है ऊपर उसके जो शहद होगा और नीचे जो है उसके अंडे होते हैं, बच्चे होते हैं। तो जब ऊपर से छत्ता निकालेंगे तो उसके साथ शहद के साथ जो है बच्चे भी आ जाएंगे। तो हम इसका मतलब 1 साल में हम एक परिवार से जो है 5 परिवार बन सकते थे तो हम नष्ट कर रहे हैं, तो 5 कॉलोनीज बन सकती हैं। तो ये तो इसलिए आधुनिक तौर पर अगर आएँ तो एक बहुत अच्छी बात है और आ रहे हैं लोग, इसमें कोई संशय नहीं। डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत ही बेहतर जानकारी दी और एक छोटा सा हमारा मित्र कीट है, ये कैसे अपना काम करता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसकी देखभाल कैसे करें, ये सब जानकारी आपने हमें दी। इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। धन्यवाद। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको भी बहुत सारी लाभदायक जानकारी मिली होगी। अब हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। धन्यवाद।